Hello student, today I am going to start work done by constant force. Before starting this topic, we have to know what is work. डे टू डे लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि वर्क कंप्लीट कर लो, दैट इज आल्सो ए वर्क। खाना खा लो, ये भी एक तरह का वर्क है। पढ़ाई कर लो, ये भी एक तरह का वर्क है। मगर फिजिक्स के टर्म में जो वर्क को अलग तरह से डिफाइन किया गया है, वैल्यूज से यहां पर वर्क को डिफाइन किया गया है। फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन किया गया है, जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो है वो क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स व्हेन बॉडी डिस्प्लेस्ड एक्चुअली सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती है जिस डायरेक्शन पे हम लोग फोर्स को अप्लाइड करते हैं। इसी चीज का एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। तो यहां पर जब हमने यहां पर एक बॉडी लिया, हमने एक बॉडी पर हमने कांस्टेंट फोर्स F को अप्लाई किया, कांस्टेंट फोर्स F को अप्लाई किया। जब कांस्टेंट फोर्स F को अप्लाई किया तो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल करी, बॉडी ट्रेवल सम डिस्टेंस और उसको हमने क्या माना, d। अब आपसे कहा जाए कि इसका वर्क डन कितना होगा, तो W इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, F डॉट डी। F डॉट डी का मतलब क्या है, F का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से, D का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस से। तो सिंपल हमने इस तरह वर्क को कैलकुलेट कर लिया और हमें एक बात ये समझ में आ गई, जो वर्क है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करी, एक है F और एक है डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे अगर हम पूछें, एक 10 केजी का मास है और एक 5 केजी का मास है, तो किसमें वर्क ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका वेट ज्यादा होगा उसका F ज्यादा होगा, और जिसका F ज्यादा होगा उसका वर्क ज्यादा होगा। अब उसी तरह हम एक दूसरा केस लेते हैं। अब इस केस में हम देखते हैं क्या करते हैं। हमने एक बॉडी लिया, जैसे बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, एक कार के आगे हम लोग एक थ्रेड को बांध देते थे, और जैसे ही कार को जैसे ही हम उस थ्रेड को पकड़ के घसीटते थे तो कार भी कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल चलना स्टार्ट कर देती थी। तो सेम वही एग्जांपल को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट ए था जिसपे हमने F फोर्स को अप्लाई किया एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। उसने एंगल जो बनाया और थीटा डिग्री बनाया, और बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो d डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब आपसे हम पूछते हैं कि हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस बॉडी। तो इस कंडीशन पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो हमने F लिया है, इस F को हम रिजॉल्व करेंगे, और वेक्टर में हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखा था। तो यहां पर F के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक होगा हमारा F cos थीटा, एक क्या होगा हमारा F cos थीटा, और एक दूसरा जो होगा वो क्या होगा, F sin थीटा। और आप देख रहे होंगे कि जो F cos थीटा है वो हमारे x एक्सिस के अलोंग लग रहा है, और जो F sin थीटा है वो हमारे y एक्सिस के अलोंग लग रहा है। अगर हम यहां देखें तो Fx इज इक्वल टू, Fx का मतलब फोर्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, और F इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, F cos थीटा, और Fy इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है साइन थीटा। अगर हम बात करें कि इन वर्टिकल डायरेक्शन, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो बॉडी ने किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, और जब किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया तो वर्क डन कितना होगा, तो इन वर्टिकल डायरेक्शन हैविंग नो वर्क डन। तो इसी चीज को यहां पे लिख भी देते हैं, इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन की एक बात हम देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी ने किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, और जब किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया तो इसका जो वर्क होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। तो टोटल वर्क जो हम निकालेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे, वो किस कंपोनेंट की वजह से निकलेगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन किस कंपोनेंट की वजह से निकलेगा, वो F cos थीटा की वजह से निकलेगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन किया बॉडी ने, तो W इज इक्वल टू किस कंपोनेंट की वजह से ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करी है, तो वो कंपोनेंट कौन सा है, F cos थीटा। तो F cos थीटा इंटू
डी। तो वर्क इज आल्सो डिफाइंड एज, अगर यहां से वर्क को हम डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं। वर्क को क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और यहां से भी हम वर्क की एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो ये F cos थीटा है क्या? कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। और बॉडी भी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। तो वर्क की दूसरी डेफिनेशन निकालना चाहे तो वर्क की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? कि वर्क इज आल्सो डिफाइंड एज कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट d. This is also called work. इससे भी हम वर्क कह सकते हैं। और इसको अगर हम देखते हैं तो यहां से हमें एक रिलेशन भी पता चल जाता है। वो रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं। तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू जो मिलेगा हमें एफ डी कॉस थीटा। और यहां पे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। थीटा किसके बीच का एंगल है? एफ एंड डी। और याद करिए अगर cos थीटा लग जाता था तो cos थीटा किस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता था? वो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता था। तो क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट डी। इसका मतलब जो समझ में आया, जो वर्क है वो कैसी क्वांटिटी है हमारी? वो स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करें कि इसकी यूनिट क्या होती, तो आप सबको वर्क की यूनिट पता है कि वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है जूल। और 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। डायमेंशन की बात करें हम लोग कि डायमेंशन क्या होती है, तो वर्क की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? m l स्क्वायर t माइनस 2। इस तरह हमने वर्क को अभी समझा। अब वर्क कितने तरह के होते हैं? तो टाइप ऑफ वर्क अगर हम समझते हैं तो टाइप ऑफ वर्क देखते हैं क्या है हमारा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क? तो जरा देखते हैं टाइप ऑफ वर्क। टाइप ऑफ वर्क को हम लोग समझते हैं वर्क कितने तरह के होते हैं। तो पहला हमने देखा, फर्स्ट अगर देखते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव वर्क। पहला जो वर्क आया वो पॉजिटिव वर्क आया। अब ये पॉजिटिव वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? तो पॉजिटिव वर्क का मतलब देखो जरा सभी को। अब अगर हम यहां देखते हैं, इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया F और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन पे किया। जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी ने मोशन किया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो वर्क कितना होगा? तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? F डॉट S cos 0। तो वर्क कितना निकल करके आ जाएगा? F डॉट S। ये बात सबको समझ में आ रही? तो दैट इज द केस ऑफ पॉजिटिव वर्क। अब अगर हम निगेटिव वर्क की बात करें, अगर हम बात करते हैं दूसरा निगेटिव वर्क की बात करें कि वर्क निगेटिव कब होगा, तो वर्क निगेटिव को समझने के लिए जरा हम इसको समझते हैं। जैसे कि आपने किसी बॉल को यहां से खड़े होकर के किसी बॉल को आपने ऊपर की ओर फेंका, तो बॉल ऊपर की ओर जा रही थी, आपने ऊपर की ओर बॉल फेंका, तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा, मगर इस पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हमारी अर्थ प्रोवाइड कर रही है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg है, उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। इस Fg की डायरेक्शन कैसे है? डाउनवर्ड है। और इस सिचुएशन पे अगर वर्क निकालना चाहें तो कितना होगा? तो आप देखो Fg की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो एंगल अगर देखा जाए तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू निकल के आई 180 निकल के आई। तो यहां से लिखा जाएगा Fs cos 180 डिग्री, और यहां से जो वर्क आएगा माइनस का Fs, क्योंकि cos 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? माइनस का 1। तो ये तो रहा पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क। और इसी तरह एक वर्क और होता है जिसको कहते हैं जीरो वर्क। अब ये जीरो वर्क क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। अब इस जीरो वर्क को भी हम समझ लेते हैं। जीरो वर्क की कंडीशन को जरा समझते हैं।
तो मान लेते हैं यहां पर एक ये बॉब को हमने लिया और इस बॉब ने थीटा एंगल बनाया, तो इस बॉब में टेंशन T लग रहा होगा और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस पे परपेंडिकुलर होगा। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस बॉब पे कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा की वैल्यू देखें कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू, अगर यहां निकाला जाए तो टेंशन इज आल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स, टेंशन इनटू S cos 90, और cos 90 का जो रिजल्ट आएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात सबको समझ में आ रही। इसी तरह आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, एक पुली हम लोग लेते थे, उसके सर पे एक वेट को हम लोग रखते थे, या आपका वो सूटकेस लेकर के आगे चलता था। तो आप देखो इस पुली ने जब सूटकेस को रखा तो इसका जो वेट था, जो mg था, उसकी डायरेक्शन इस साइड लग रही थी और डिस्टेंस वो इस तरफ ट्रेवल कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट वो इस तरफ ट्रेवल कर रहा था, जो डिस्प्लेसमेंट था वो इस तरफ था। तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कहने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बना, कितना बना, 90 डिग्री। अब इस केस में भी जो वर्क आता था वो कितना आता था, वो 0 आता था। तो आपने तीनों केस हम लोगों ने समझ लिए हैं। जीरो वर्क के बारे में भी समझा, पॉजिटिव वर्क के बारे में भी समझा और निगेटिव वर्क के बारे में भी समझा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम लोग को बहुत अच्छे से समझना होगा कि वर्क इज डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या है, इससे हम लोग समझते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले। तो फ्रेम वर्क कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ये जानते हैं हम लोग। तो हमें ये बात तो पता है कि फोर्स जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नहीं डिपेंड करता, मगर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, जरा देखते हैं। तो यहां पर एक हमने ये लिफ्ट का केबिन लिया, यहां पर एक हमने लिफ्ट का केबिन लिया, यहां पर एक ऑब्जर्वर था और यहां पर एक बैग रखा हुआ था, ये एक बैग है, और एक ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ था। ये ऑब्जर्वर ए था, ये ऑब्जर्वर बी था, और ये जो लिफ्ट है ये अपवर्ड डायरेक्शन पे मोशन कर रही थी। इसकी जो डायरेक्शन थी किधर की ओर थी, ये हमारी अपवर्ड डायरेक्शन पे थी। तो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करती है तो ए को क्या दिखता है, अगर हम ऑब्जर्वर ए की बात करें तो ऑब्जर्वर ए को दिखता है कि इसमें एफ फोर्स जब लगा तो ये पूरी की पूरी लिफ्ट ऊपर की ओर गई, और ये जो बैग था इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। इसने क्या ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट किया, जिसका नाम क्या था, एस। तो इसने क्या किया, वर्क किया। इसने क्या किया, वर्क किया, और वर्क कितना होगा, W इज इक्वल टू F डॉट S हो जाएगा। मगर यही वर्क अगर इस ऑब्जर्वर की बात करें तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसमें हमने F फोर्स अप्लाई किया, और F फोर्स अप्लाई किया तो इस ऑब्जर्वर में देखा कि इस बैग ने किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। जब किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया तो इस ऑब्जर्वर बी के लिए वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पे क्या निकाला, वर्क डन हमने निकाला, वर्क डन हमने ऑब्जर्वर ए का निकाला, और यहां किसका निकाला, वर्क डन ऑब्जर्वर बी का निकाला विद रिस्पेक्ट टू बैग। तो इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि जो वर्क डन होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो ये आई होप ये चीज आप सबको समझ में आ गई होगी कि कैसे जो वर्क डन होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फोर्स तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता, मगर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, और जिसके जो केस थे वो हमने आपको ऐसे समझाए। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो क्या होगा, अब बात करते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स
अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स हम लोग निकालते हैं, क्या होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर हम एफ को देखें, यहां से एफ को डिफाइन करें, तो एफ को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप, और क्या लिखा जा सकता है एफ जेड के कैप। डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। अभी हमने सीखा है कि जो वर्क होता है वो क्या होता है एफ डॉट एस, और हम लोगों ने वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट को सीखा हुआ है, तो इस ये सारी वैल्यू यहां पुट कराते हैं हम लोग। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, और इसी तरह हमने एस को पुट कराया तो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। अब आपको याद होगा कि आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, और के डॉट के की वैल्यू जो होती थी वो क्या होती थी 0, और जबकि आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, डॉट प्रोडक्ट का मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं आपको ताकि याद आ जाए। के डॉट आई हो तो इसकी वैल्यू जो होती थी क्या होती थी, सॉरी आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, इसकी वैल्यू 1 होती थी, और आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई हो, इसकी वैल्यू जो होती थी वो कितनी होती थी 0। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आई के साथ आई का रिजल्ट मिलेगा, बाकी सबके साथ रिजल्ट क्या आएगा 0। तो W इज इक्वल टू निकालना चाहे तो हमें क्या मिल जाएगा x एफ एक्स, जे का जे के साथ रिजल्ट मिलेगा, क्यों मिलेगा क्योंकि अभी हमने पूरे रिजल्ट आपको लिख करके दिखाए हैं। जे का जे के साथ रिजल्ट मिलेगा तब क्या हो जाएगा प्लस y इंटू एफ वाई, के का के के साथ रिजल्ट मिलेगा तो क्या हो जाएगा जेड एफ जेड, और ये हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल दिए। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल सीखते हैं हम लोग वर्क पर, तो एक एक करके हम एग्जांपल सीखते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्या, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं सम एग्जांपल बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन वर्क। तो अभी हमने जैसे पहला एग्जांपल अगर हम लिखते हैं तो कुछ एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, एक बॉडी हमने लिया, इस बॉडी पर हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, F बराबर यहां पर 10 न्यूटन है। तो बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया, वो मान लेते हैं कि वो 5 मीटर किया, तो वर्क डन कितना होगा। तो हम लोग वर्क डन का जो फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D। तो W इज इक्वल टू F डॉट DS cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू देख लो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0, और F की वैल्यू 10 है, और यहां पर देख लेते हैं, और 5 मीटर है तो यहां लिखेंगे 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 जूल। तो ये हमने पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इस पे इस बॉडी पर 30 डिग्री पर 10 न्यूटन फोर्स लगा, और बॉडी जो है 5 मीटर मूव करती। अब इस कंडीशन पर क्या होगा जरा ध्यान से समझते हैं। अब इस कंडीशन पे हमें वर्क निकालना है, तो वर्क कितना होगा, तो सबसे पहले हमें इस F को रिजॉल्व करना होगा। तो इस F के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा 10 cos 30 और एक होगा हमारा 10 sin 30। तो वर्क इज इक्वल टू
हमें वो कंपोनेंट लेना है, हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, हमें वो टोटल वर्क डन निकालना है, हमें वो कंपोनेंट लेना है जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। तो 10 cos 30 इंटू 5, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 इंटू 5 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये हो जाएगा 5। तो यहां से जो वर्क डन आएगा वो आएगा 25√3 जूल। तो यहां से हमने ये वर्क देगा। अब एक क्वेश्चन हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे भी सीख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे भी सीख लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या होगा। मान लेते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3, वेक्टर f इज इक्वल टू आपको दे रखा था 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा था वो दे रखा था i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसका आपको वर्क डन निकालना, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, F.S होता था। अब यहां पर देखो f की वैल्यू पुट करा दें और s की वैल्यू पुट करा दें। तो जब f की वैल्यू पुट कराएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और s की वैल्यू पुट कराते हैं यहां से, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अभी अभी आपने सीखा है कि i के साथ रिजल्ट मिलेगा, j का j के साथ रिजल्ट मिलेगा और k का k के साथ रिजल्ट मिलेगा। तो वर्क डन निकाल लेते हैं हम लोग यहां से। तो यहां से क्या आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 12। तो इसको देखते हैं हम कितना हो जाएगा, 12 और 6 18 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 20 जूल। तो इस तरह हम लोगों ने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पे जो कुछ न्यूमेरिकल भी सीखे और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पे हमने इसके कुछ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को भी सीखा। अब अगला जो टॉपिक है वो हम सीखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। F इज इक्वल टू यहां पर दिया है 5x और यहां पर हमें इसका वर्क डन निकालना है। When body displaces from x is equal to 1 to x is equal to 3 मीटर। अब आप देखिए यहां पर x की वैल्यू गिवन है, x बराबर 1 मीटर और 3 मीटर पर। तो वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो F S cos थीटा। तो एक बार जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो f की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। दोबारा x की वैल्यू जब 3 रखोगे तो f की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी। और उस कंडीशन पर हम देखेंगे कि f की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही रख रहे हैं f की वैल्यू चेंज हो जा रही है। उस कंडीशन पे हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। ये फार्मूला तभी लगाते हैं जब f की वैल्यू क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है। दिस फार्मूला इज applicable only on the condition when f is equal to constant। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स से। अब इस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक fx ग्राफ बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं, एक fx ग्राफ बनाते हैं। तो देखते हैं हम fx ग्राफ। तो यहां पर हमने एक, ये हमारी y एक्सिस हुई, ये हमारी x एक्सिस हुई, इसे हमने लिया x, इसे हमने माना f और यहां पर ये लिया हमने वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्यों कहा, क्योंकि इस पॉइंट पे f की वैल्यू, इसे हमने xa माना, इस पॉइंट पे f की वैल्यू कुछ है और इस पॉइंट पर भी f की वैल्यू कुछ होगी, चेंज होगी, इसलिए f ये क्या है, हमारा वेरिएबल फोर्स। अब इस कंडीशन पे हमें जो है वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे। ये बहुत ही छोटी सी स्ट्रिप होती है और जब छोटी सी स्ट्रिप लेंगे तो देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। ये एक हमने स्ट्रिप लिया और इसका नाम क्या हमने रखा, dx। dx इज ए वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब इसको हम देखते हैं p q r s।
और यहां पर फोर्स कितना लगा, इसकी जो विड्थ है वो कितनी, अगर हम बात करें तो विड्थ है इसकी कितनी, dx। अब अगर हम देखें कि वर्क डन अगर निकालें, वर्क डन अगर हम निकालना चाहें फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dw इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, f डॉट dx। f की वैल्यू अगर देखा जाए तो f की वैल्यू यहां पर कितनी है, f की वैल्यू हम यहां क्या लिख सकते हैं, pq, और ds की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, rq। और pq इंटू rq हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप PQRS। अब क्या करना होगा, हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना होगा। और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या किया, इस स्ट्रिप के छोटे छोटे टुकड़े लिए, छोटे छोटे स्ट्रिप लिए हमने, जिनकी विड्थ कितनी थी, dx थी। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हमने क्या किया, ऐड ऑन कर दिया। तो छोटे छोटे टुकड़ों को हमने ऐड करने के लिए क्या यूज किया, इंटीग्रेशन। और कहां से कहां तक गए थे हम, XA से कहां तक जाना था हमें, XB। तो उस चीज को लिखा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कहां से गए, लोअर लिमिट कितनी होगी, XA, कहां तक जाना है हमें, XB तक। और क्या लिखा जाएगा यहां पर, F डॉट dx। इस F डॉट ds का मतलब क्या, यहां से अगर देखा जाए इसे क्या लिखा जाएगा, F डॉट ds की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप PQRS। ये छोटे छोटे स्ट्रिप को हम ऐड करते गए, छोटे छोटे स्ट्रिप को ऐड करते गए, तो हमें मिल क्या जाएगा, एरिया अंडर एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व F dash x from x is equal to a to x is equal to b। तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व fx from x is equal to a to x is equal to b। तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया अंडर दिस कर्व। जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया अंडर दिस कर्व। अब इस चीज को एक न्यूमेरिकल से और समझते हैं। तो हमने देखा यहां पर, इसके बाद एक न्यूमेरिकल भी अभी हम लोग सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हमने देखा कि हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू थी जो चेंज हो रही थी। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, और छोटे से स्ट्रिप का हमने छोटी सी स्ट्रिप लिया था, तो उसका जो विड्थ थी वो dx था, और छोटे से विड्थ का हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लिया। तो dw इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f डॉट dx। फिर क्या लिखेंगे, pq इंटू rq। pq कैसे हुआ, क्योंकि f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, pq, और dx मतलब इसकी विड्थ rq, और हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप PQRS। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए छोटे छोटे स्ट्रिप को हमको जोड़ना था, उसके लिए हमने इंटीग्रेट कर लिया, XA से हम XB गए, f डॉट dx। f डॉट dx का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप PQRS। और जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व f डैश x फ्रॉम XA इज इक्वल टू XB। और अगर हम लिखना चाहें, अगर इसका हम एरिया लिखना चाहें तो हम लिख दें, अगर ये हो गया A B C D, तो इसका एरिया कितना होगा, W इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व A B C D A। तो ये इसका एरिया होगा। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसको। अगर एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्या होगा, इसी पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये यहां पर हमने ये हमारा 5 न्यूटन है, ये हमारा 10 न्यूटन है,
ये कुछ ऐसे ही है। ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 10। हमें इसका वर्ग निकालना, हमें वर्ग निकालना। तो वर्गन अभी हमने सीखा, अगर वर्गन वेरिएबल हो जाता, अगर फोर्स वेरिएबल है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क निकालते हैं एरिया अंडर एफएक्स टाइम ग्राफ। तो इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो वर्क इज इक्वल टू, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसका क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के लिए हम बात करते हैं, इसका अगर हम नाम लेते हैं ए बी सी डी और ई, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC ABCO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें मिल रहा है, राइट ट्राइंगल जो हमें मिल रहा है BCE। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब हो जाएगा 10 इंटू 5। तो कितना आ जाएगा? ये 50, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया? 75 जूल। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम समझते हैं पहले कि जैसे ही किसी भी बॉडी पर, हम किसी भी बॉडी का मतलब वो बॉडी जिसके पास अपना मास हो, और जैसे ही उस बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी क्या हो जाती है? मोशन पर आ जाती है। और जैसे ही वो बॉडी मोशन पर आ जाती है तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी आ जाती है, और उस एनर्जी का जो नाम है वो है हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी है क्या? एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जैसे ही बॉडी मोशन पर आ जाती है इसका मतलब उसके पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो विंड मिल वर्क ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। विंड मिल को भी हमने देखा है, जैसे ही विंड मिल इज द एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। वाटर मिल्स वर्क ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। A nail driven into a wooden block on account of kinetic energy of the hammer striking the nail। आपने देखा होगा नेल पर जैसे ही हैमर तेजी तेजी से स्ट्राइक करना स्टार्ट करता है, वो जो नील होती है वो अंदर की ओर जाना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब उसमें भी क्या जाती है? काइनेटिक एनर्जी आकर के वो अंदर की ओर जाना स्टार्ट कर देती है। तो फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उसको हम देखते हैं। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं, हमने एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, यहां पर हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया। इस बॉडी पर अगर हमने एफ फोर्स को अप्लाई किया, बॉडी इनिशियली रेस्ट पर थी, मगर जैसे ही हमने इस पे एफ फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी मोशन पर आई, और मोशन पर आने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? एस डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, बॉडी पे फोर्स लगा है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये वर्क निकाल लेते हैं इसका। तो वर्क इज इक्वल, तो हम सबसे पहले तो देख लेते हैं, लेट एम क्या है? इसका मास ऑफ द बॉडी है। इनिशियली एट रेस्ट पर था, और जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो मोशन पर आ जाएगी, और मोशन पर आने पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v। तो हमने लेट कर लिया, लेट m इज द मास ऑफ बॉडी, u जो होगा वो हमारा क्या होगा? 0 होगा। इनिशियली रेस्ट पर थी, मगर जैसे ही हमने फोर्स लगाया वो किस पे आ गई? बॉडी मोशन पर आ गई। v इज इक्वल टू हमने v माना है। अब वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? अगर आपको गौर से देखें तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस चीज को हम लोग आगे समझते हैं। तो फोर्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स की जगह लिख सकते हैं m इंटू ए इंटू एस। अब इस ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, तो आपको देखो जरा, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, 2as। u की वैल्यू कितनी यहां से देखा जाए 0, v इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो यहां पर हम लिखते हैं v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से s की वैल्यू जब निकालते हैं तो s की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, v स्क्वायर अपॉन 2a। हमें चाहे तुम यहां से s की वैल्यू निकाल लें और चाहे तुम यहां पे a की वैल्यू निकाल लें। तो हमने s की वैल्यू निकाली और इस s की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कराते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को फर्स्ट, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रखा। तो ये जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, m a, और s की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कट जाएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m स्क्वायर। और ये जो वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन द बॉडी इज measured by the kinetic energy acquired by the body। इसका मतलब दिस वर्क डन इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, हाफ mv स्क्वायर। तो वर्क डन को हमने किससे मेजर किया, काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर किसी बॉडी पर अगर हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और उस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना किया, 5 मीटर किया। अब उस बॉडी का जो मास था वो 10 केजी था। उस बॉडी का जो मास था वो कितना था हमारे पास, 10 केजी था। डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, 5 मीटर किया। अब इसकी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। तो ये हो जाएगा 10 और ये मास भी इसका 10 था, तो एक्सेलरेशन कितना निकल आएगा, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस केस में हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए एस। इनिशियली u की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 1 और s की वैल्यू हमने 5 मीटर ले रखी है, तो यहाँ लिखा जाएगा 5। और सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 2 जा कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में अगर इसे हम रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। m की वैल्यू यहां से देखा जाए कितना है, m हमें दे रखा है 10 केजी, वेलोसिटी v स्क्वायर की वैल्यू भी हमारी 10 है। तो ये देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 50 जूल। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमने काइनेटिक एनर्जी बॉडी की निकालनी, कितनी है, 50 जूल। ओके, थैंक यू बेटा।